everyone, welcome back to our channel. I am back with the topic diachronic linguistics. अब यह है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स जिसके अंदर चेंजेस आती हैं, मतलब सेंचुरीज के साथ लैंग्वेज के अंदर भी चेंज आ रहा होता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चेंजेस आ जाती हैं डिफरेंट पीरियड के साथ साथ, जैसा हिस्ट्री चेंज होती है। लेकिन अब यहाँ पे बात यह है कि डायक्रॉनिक पर्सपेक्टिव के लिए हमें लिंग्विस्टिक चेंजेस देखने पड़ते हैं, जो कि सबसे पहले आते हैं स्पोकन लैंग्वेज के अंदर। मतलब हमारी जो लैंग्वेज है उसमें चेंज कब आता है, पहले सबसे स्पोकन में आता है, स्पोकन के बाद काफ़ी टाइम बाद रिटन में फिर हम उसको लिखने लग जाते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास स्पोकन कॉर्पोरा सिर्फ है सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, लाइक 1950 के बाद से, और उससे पहले सिर्फ हमारे पास रिटन रिकॉर्ड पड़ा है, वो भी स्पेसिफिकली कुछ रजिस्टर हैं, जैसे हमारे पास लिटरेचर है या फिर लेजिस्लेशन यानी लॉ वगैरह का कुछ आ जाता है। हर चीज़ तो नहीं हमारे पास रिटन, पहले इतना इस तरह का दौर नहीं था। अब हमारे पास स्पोकन रिकॉर्ड्स नहीं है, तो इसी वजह से स्पीकिंग एट्रीब्यूट जो होती है फिक्शनल कैरेक्टर के, वो जो डायलॉग्स को एज अ सोर्स लेकर कॉर्पस बना लिया गया। लेकिन ये वाले जो डायलॉग होते हैं वो लेस फॉर्मल होते हैं, और फिर इसके अंदर हेजिटेशन या एरर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने याद किया होता है और वो फ्लो में उसको बोल रहे हैं। लेकिन जो रियल लाइफ है उसके अंदर इस तरह नहीं होता, वहाँ हो रही होती है बोलते बोलते। अब ये जो डेटा है इसके अंदर अगर हम केस स्टडी नंबर 1 देखें, अब इसमें उन्होंने कहा इस केस स्टडी में देखा है कि काउंटर फैक्चुअल कंडीशनल इन स्ट्रक्चर्स आ गए, यानी हमने कंडीशनल सेंटेंसेस देखे हैं ना, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड द जीरो कंडीशन। अब इसको वो देख रहे हैं कि काउंटर फैक्चुअल कंडीशन जो थी, जो स्ट्रक्चर आया है, इसमें चेंज आई है कि नहीं आई। सबसे पहले एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, इफ आई हैड नोन आई वुड नॉट हैव कम। अब यहाँ पे काउंटर फैक्चुअल था, यानी फैक्ट को पहले बताया, अगर मैं जानता तो फिर मैं ना आता। इफ वाला जो क्लॉज होते हैं उसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, तो ये वही वाला सीन है। अब डायक्रॉनिक कॉर्पस लिया है फ्रेंच का 11 to 20th सेंचुरी, उससे पता लगा कि उसमें हैं 9.8 मिलियन वर्ड्स। उसमें से टेक्स्ट में इंक्लूड किया गया है वर्ड ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट जो टेक्सचुअल जॉनर्स है ना, उससे लिया गया, लाइक लिटरेरी टेक्स्ट, नॉन फिक्शनल, नेटिव जॉनर्स, जर्नलिस्ट टेक्स्ट वगैरह, ये तरह की चीज़ें, या आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट हो गया। तो फिर प्रोपोर्शन जो होती है सब कॉर्पोरा की, वो भी सेम ही रखनी पड़ती है। अब अगर ऑथर ने अकरेंस लिया ऑक्सिलरीज हैं टू बी एंड टू हैव, तो उसको प्रॉपर उसको ऐड अप करना पड़ेगा और उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रेजेंट कंडीशनल के अंदर। और अब यहाँ पे ना, सॉरी फॉर द मेस्ड अप थिंग्स, लेकिन मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सके ताकि आप लोग इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। अब यहाँ पे हम पास्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात करें ना, तो जो लास्ट 4 सेंचुरीज हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई, ठीक है। जैसे हमने 11 to 20th सेंचुरी तक डेटा को लेके ना, उसके अंदर हम देख रहे हैं तो हमें पता लगा कि लास्ट 4 सेंचुरीज के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आया है। उसमें से फिर ऑथर ने रेंडमली 100 अकरेंसेस जो थी हर सेंचुरी में से कलेक्ट की, और उसके ऊपर फिर कंपैरिजन। अब सबका साइज जो होता है ना वो सेम होना चाहिए। 11th सेंचुरी से ले रहे हैं तो 100 उसके लिए, फिर मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 हमने एग्जांपल्स लेनी है, अकरेंसेस लेनी है, तो 100 ही 11th सेंचुरी में होनी चाहिए, 100 ही 12th में होनी चाहिए, इसे इक्वल होना चाहिए ताकि उसको सही से स्टडी कर सके। अब उसके रिजल्ट से हमें क्या पता लगता है कि जो पास्ट कंडीशनल होते हैं बैक टू द 12th सेंचुरी, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो थी, फिर उसके बाद 16 में थोड़ी बढ़ी, उसके बाद और इंक्रीज होती गई। लाइक 17th सेंचुरी में 70 अकरेंसेस होती थी 1 लाख में से, फिर 18 में ये हो गया कि और ज़्यादा बढ़ गई, उसका यूसेज और ज़्यादा बढ़ गया, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेशन आया काउंटर फैक्चुअल यूसेज के अंदर। अब यहाँ पे ना 2 तरीके की इंटरप्रिटेशन आ जाती है, एक होती है प्रीवियस इंटरप्रिटेशन, एक होती है पास्ट इंटरप्रिटेशन। अब प्रीवियस इंटरप्रिटेशन ये है कि जब प्रोसेस जो होता है डिस्क्राइब बाय द वर्ब, यानी कि जो एक्शन है या स्टेट है, जो रिजल्ट डिस्क्राइब है, उसके बाद एक और प्रोसेस जो आता है वो सेंटेंस में ऐड अप हो जाता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है पास्ट इंटरप्रिटेशन, जिसमें कि वो वाला प्रोसेस होता है कि
डिस्क्राइब बाय द वर्ब रिप्रेजेंट अ बायगॉन सिचुएशन एट द टाइम ऑफ दैट ट्रांजिट। ठीक है, उसकी बायगॉन सिचुएशन को एट अ टाइम ऐड किया गया। अब टाइम के साथ पता लगा, रिजल्ट्स ने शो किया जो पास्ट कंडीशनल हैं एसेंशियली प्रीवियस इंटरप्रिटेशन ज़्यादातर यूज होता रहा है 17th सेंचुरी तक, और उसके बाद पास्ट इंटरप्रिटेशन वाला जो यूसेज है वो बढ़ता गया, जिसमें हमने देखा कि बायगॉन सिचुएशन एट अ टाइम अटरेंस के अंदर यूज की जा रही होती है। अब इस चेन से हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, हमें काउंटर फैक्चुअल जो यूज किया गया था पास्ट कंडीशनल का, वो हमें वेरीफाइड हो गया है कि हाँ जी ऐसा ही है। और ये इलस्ट्रेट करती है कि किस तरह कॉर्पस जो होता है वो पॉसिबल बनाता है जो इमरजेंस है असल में डॉक्यूमेंट की। और लेटर जो एवोल्यूशन होनी है लैंग्वेज के अंदर, कुछ ट्रेड जो चेंज आनी है, तो अब ये तो एनोटेशन की बेस के ऊपर, एनोटेशन भी अगर जो कॉर्पस है उसकी प्रॉपर हुई हुई है, जो कि ऑटोमेटिकली हुई हुई है, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है और हमें जो न्यू फंक्शन है उसके बारे में पता लग जाता है, एसोसिएशन का पता लग जाता है। फिर आ जाती है कैसे सेकंड केस स्टडी। तो इसके अंदर कार एंड पार्सिक्यू, वही सिंस एंड बिकॉज जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, उनका डिफरेंस देखा था, तो उनकी डायक्रॉनिक एवोल्यूशन भी देखी हमने कि किस तरह पार्सिक्यू यानी कि बिकॉज जो था वो एक स्टेबल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था, लेकिन कम्प्लीटली ग्रामेटिकलाइज नहीं था करंट फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या किया उन्होंने, कॉर्पस से लिए कनेक्टिव्स 100 चूज किए और हर पीरियड में से उन्होंने एनोटेट किया इन सारी एक्रेंसेस को, उनके रिलेशन जो हैं वो लिखे, ऑब्जेक्टिव थे या सब्जेक्टिव थे वो भी लिखे। अब पता लगा रिजल्ट से कि ऑब्जेक्टिव जो कार है यानी जो सिंस है वो असल में थोड़ा कम यूज होता है पार्ट से क्यू की निस्बत, किसमें, सब्जेक्टिव कॉजल रिलेशंस में। अब लेकिन इसकी जो यूसेज था वो इंक्रीज होता रहा है मिडिल फ्रेंच एंड मॉडर्न फ्रेंच के दरमियान में। जब मिडिल फ्रेंच पीरियड जो था, पार्सिक्यू यानी कि बिकॉज जो था उसको सब्जेक्टिव कॉजल रिलेशन के तौर पे यूज किया जाता था और इसका जो यूसेज है वो इंक्रीज होता रहा। अब बिगनिंग से लेकर अब तक हमें पता लगता है कि जो कार है एज अ कनेक्टिव लाइक सिंस जो है वो प्राइमरीली एक्सप्रेस तो करता है कि सब्जेक्टिव कॉजल रिलेशन को, और ये भी पॉसिबल है कि पार्सिक्यू जो है उसका नंबर ऑफ अक्रेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कि 7 अक्रेंसेस होती थी 10,000 वर्ड्स में से मिडिल फ्रेंच के अंदर, अब कंटेम्प्रेरी के अंदर 31 होती हैं। तो यही रीज़न है कि कार जो है यानी सिंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होता रहा है हमारी स्पोकन लैंग्वेज के अंदर। अब हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना स्पोकन में, तो हम ज़्यादा बिकॉज यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू द सिंस, और वो हमने उसमें देखा था कि रिटन और स्पोकन का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन यही एवोल्यूशन है, यही है वो चेंज जो कि 12th सेंचुरी से लेकर अब तक बिकॉज और सिंस के यूज में आया। तो हमने इस तरह देखा कि कॉर्पस हमें किस तरह बताता है कि वर्ड्स की सेम वर्ड्स हैं, उनके सेम मीनिंग्स हैं, लेकिन मतलब कि इनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले वाले में भी देखा कि यहाँ पे मीनिंग का डिफरेंस आ गया, मीनिंग का डिफरेंस आया, फिर स्पोकन एंड रिटन जॉनर्स का डिफरेंस आ गया, फिर हमने लेकिन डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर देखा कि ये वक्त के साथ पहले ऐसे बिल्कुल नहीं था, यानी थोड़ा बहुत चेंज था, और फिर वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुए, वर्ड्स इवॉल्व हुए, लैंग्वेज इवॉल्व हुई, तो अब हमारे सामने ये ऐसे हैं। So this is all about the chapter. This is all about the theoretical linguistics, the use of corpora in theoretical linguistics. If you like the video and if you don't watch all the videos, please go to the playlist and watch all the videos and like, comment and share it. Thank you so much.